मेरे पास आकर ट्रे साइड टेबल पर रखी, उसमें से थर्मामीटर निकाल कर झाड़ा, फिर मेरे मुंह में लगाया और अपनी कलाई पर बंधी सुनहरी घड़ी को तकने लगी। जब वो मेरा टेम्परेचर ले चुकी तो मैंने उससे वक्त पूछा। उसने कोई जवाब न दिया और टक टक करती बाहर निकल गई। दरवाजा खुलने पर मुझे बाहर खड़े मुसल्ला मुहाफिजों की एक झलक फिर दिखाई दी। चाहे नर्स गूंगी थी, लेकिन अस्पताल में गूंगी बहरी नर्स का क्या काम? फिर उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? शायद उसे मुझसे बात करने की इजाजत नहीं होगी। आखिर मैं कोई आम मरीज तो नहीं हूँ, दुश्मन मुल्क का जासूस हूँ। मैं अपने आप से यूं ही बातें करने लगा। राहदारी में खामोशी छाई थी। किसी वक्त दूर से किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आ जाती। मैं गहरी सोच में डूब गया। फजा में मुझे कुछ पुरस्कार सी बात का एहसास हो रहा था। इतने में बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। मैं साफ सुथरे बिस्तर पर पलंग से टेक लगाए नीम दराज था। दरवाजा आहिस्ता से खुला। उस अस्पताल का डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ वही सफेद सूट वाला उधेड़ उम्र का कमजोर और उदास चेहरे वाला पुख्ता उम्र का आदमी था, जिससे जजीरे में मेरी मुलाकात हुई थी। उसकी कनपटियों के बाल सफेद हो रहे थे। शक्ल सूरत से वो कोई डिप्लोमेट लगता था। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। मुझे पेश करते हुए उसने खंदा पेशानी से मेरी रिहाई पर मुबारकबाद दी और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, सब मामला तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होने चाहिए। डॉक्टर ने मेरी मेडिकल फाइल खोली और मेरे बिस्तर से जरा पर ले जाकर उसे कुछ दिखाने लगा। सफेद सूट वाला जर्द रू डिप्लोमेट आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाकर जैसे अपनी खुशनुदी का इजहार कर रहा था। जाते हुए उस डिप्लोमेट ने एक बार फिर मुझे गहरी नजर से देखा और बोला, आज सुबह सुबह तुम अपने मुल्क की तरफ रवाना कर दिए जाओगे। उसने एक मानी खेज निगाह डॉक्टर पर डाली। दोनों जरा सा मुस्कुराए और कमरे में से निकल गए। मैंने जमाने के बड़े सर्द गर्म देखे थे। हर किस्म के माहौल में जिंदगी बसर भी थी। कातिलों, डाकुओं, जंगली वहशियों और वतन पर जान निसार कर देने वालों के साथ भी रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ हो रहा है। मेरे खिलाफ कोई घिनौनी साजिश तैयार की जा रही है। मैं जहाँ महफूज नहीं हूँ। मैं इस मुअम्मे को हल करना चाहता था और इसका बज़ाहिर कोई तरीका नहीं था। मैं उन लोगों के दिलों के भेद मालूम करना चाहता था। आखिर इनके दिलों में क्या है? ये हकीकत में क्या चाल चल रही है? ये वो सवाल था जिसका जवाब मुझे हर हालत में हासिल करना था। काफी देर सोच विचार करता रहा। आखिर एक ही तरीका सुझाई दिया। मैंने उसी पर अमल करने का फैसला कर लिया और अपने कमरे में किसी के दाखिल होने का इंतजार करने लगा। मुझे उन लोगों पर इसलिए भी शक पड़ा कि मैंने नर्स से कुछ खाने के लिए मांगा, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो उसने कहा कि अभी तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो। ये तमाम अलामात किसी ऑपरेशन की थी। क्या ये लोग मेरा ऑपरेशन करने वाले थे? 15-20 मिनट के बाद राहदारी में एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। अपनी स्कीम पर अमल करने का वक्त आ गया था। दरवाजा खुला। वही नर्स टेम्परेचर देखने वाला सामान ट्रे में रखी अंदर दाखिल हुई। मैंने सोची समझी स्कीम के मुताबिक उससे बातें शुरू कर दी। नर्स ने मुझे बिस्तर पर लेट जाने को कहा। मैं बड़ी फुर्ती से अपने पलंग की तरफ बढ़ा और फिर प्रोग्राम के मुताबिक धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। यूं जाहिर किया जैसे बेहोश हो गया हूँ। नर्स घबरा कर पीछे हट गई। फिर उसने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने अपना आप छोड़ दिया। परेशान होकर उसने बाहर खड़े गार्ड को आवाज दी। मैं बहुत ही नीमवा नजरों से देख रहा था। दरवाजा जोर से खुला। दोनों स्टेन गनों वाले फौजी दौड़कर अंदर आए। नर्स ने उन्हें बताया कि ये बेहोश हो गया है, इसे बिस्तर पर डालो, मैं डॉक्टर को खबर करती हूँ। वो तेजी से बाहर निकल गई। गार्ड ने मुझे उठाकर बिस्तर पर डाल दिया और मेरे दरवाजे में अंदर की जानिब अटेंशन होकर खड़े हो गए। मैं बिल्कुल बेसुध पड़ा था, मगर बहुत ही नीमवा आंखों से बराबर दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये स्वांग मैंने इस उम्मीद पर रचाया था कि हो सकता है मुझे बेहोश पाकर ये लोग अपनी जबान से कोई राज की बात उगल दें और मुझे संगीन सूरत हाल का इल्म हो जाए। राहदारी में तेज तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला। दोनों डॉक्टर परेशान हालत में अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे नर्स भी चली आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्होंने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। मेरी नब्ज देखी, आंखों के पपोटे खोल कर देखे। मैंने डेले ऊपर चढ़ा लिए। उन्होंने नर्स को वहां से भिजवा दिया। फिर मुझे एक इंजेक्शन दिया। एक डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। दूसरे ने कहा टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी बेहोशी की कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे ने कहा इसको हर हालत में होश में आना चाहिए, वरना हमारी नौकरियां खत्म समझो। पहले डॉक्टर ने कहा मुझे तो अचानक नर्वस ब्रेकडाउन लगता है। दूसरे की आवाज आई, किसी ने इसे बता तो नहीं दिया कि इसका दिल निकाल कर सेनेटर जोसेफ को लगा दिया। पहले डॉक्टर ने उसकी बात काट दी। एहतियात से काम लो डॉक्टर, जहाँ कोई भी तुम्हारी बात सुन सकता है। मेरे जिस्म में खौफ की ठंडी यख लहर दौड़ गई। पहले मैं बेहोश नहीं था, लेकिन जो कुछ मेरे कानों ने सुना उसके बाद मुझे यूं लगा कि मैं वाकई बेहोश हो रहा हूँ। या खुदा, ये लोग मेरा दिल निकाल कर किसी सेनेटर जोसेफ को लगाने वाले हैं। यकीनन सेनेटर जोसेफ वही कमजोर चेहरे और सफेद सूट वाला उधेड़ उम्र आदमी है जो थोड़ी देर पहले मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया था। अब मेरी समझ में आ गया कि ये लोग मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे थे। मुझे क्यों खिला पिलाकर सेहतमंद किया जा रहा था। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था। ये सेनेटर जरूर इसराइली पार्लियामेंट का कोई अहम तरीन रुकन है।
और दिल का मरीज है और मेरा धड़कता हुआ जिंदा दिल निकाल कर उसके सीने में पेवस्त करने वाले हैं। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि मेरी मौत और मेरी लाश की चीर फाड़ थी। फौरी तौर पर मुझे यूं लगा जैसे मैं जरा सी भी मज़ाहमत करने के काबिल नहीं रहा और ये लोग मेरे होश में आने के बाद मुझे स्ट्रेचर पर बांध कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, जहां मेरे पहलू में दूसरे स्ट्रेचर पर जर्द रू इस्राएली सेनेटर जोसेफ एक स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा होगा। फिर मुझे भी बेहोश कर दिया जाएगा और मेरे सीने में से दिल निकालने के लिए चीर फाड़ शुरू हो जाएगी। मैं मर जाऊंगा और मेरी लाश चूने के गड्ढे में फेंक दी जाएगी। यह इंतहाई भयानक, इंतहाई घिनौना तस्वुर था। डॉक्टर्स मुझे होश में लाने के जतन कर रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई तेज कदमों से चलता मेरे पलंग के करीब आ गया। मैंने एक आंख की पलक जरा सी खोल कर देखा। ये वही जर्द रू उधेड़ उमर डिप्लोमेट था। वो इस तरह आपकी हालत में बोला, क्या हो गया है इसे डॉक्टर? तुम्हें इसे सेहतमंद हालत में लाने के बाद खुद बेहोश करके इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने मौत के जजीरे के इंचार्ज समेत तुम लोगों को $1 लाख अमरीकी अदा किए हैं और मैं पार्लियामेंट का अहम रुकन भी हूँ। अगर मेरे साथ धोखा किया गया तो तुम्हारी खैर नहीं। एक डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा, सेनेटर जोसेफ प्लीज आप चलकर अपने कमरे में लेट जाएं। ऑपरेशन आधी रात के बाद अपने तयशुदा वक्त पर जरूर होगा। इसे अभी होश आ जाएगा। सेनेटर जोसेफ खामोशी से सर को झटकता हुआ बाहर निकल गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ से फरार होने में कामयाब न हो सका तो सुबह मेरी कटी फटी दिल से खाली लाश चूने के गड्ढे में सड़ रही होगी। अब मैं होश में आ जाना चाहता था ताकि ये डॉक्टर मुतमईन होकर चले जाएं और मुझे यहाँ से फरार होने के बारे में सोचने का मौका मिल सके। मैंने इंतहाई नकाहत के आलम में हूं की आवाज हलक से निकाली और आंखें खोल दी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हो गया था? हट्टा कट्टा डॉक्टर बोला, शायद कमजोरी के बायस तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगा दिया गया है। दूसरे डॉक्टर ने मेरे बाजू को थपथपा कर कहा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नर्स के हाथ गर्म गर्म सूप भिजवाता हूँ। और दोनों डॉक्टर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चले गए। बाहर खड़े मुसल्ला गार्ड की एक खौफनाक झलक मुझे फिर दिखाई दी। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मुझे हर हालत में इस मक्तल से फरार होना था। वक्त महदूद था और फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मौत मेरे सामने खड़ी थी। मौत को इतना करीब मैंने पहले कभी नहीं देखा था। निस्फ रात की घड़ी नजदीक से नजदीक आ रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। सिर्फ एक दरवाजा था जिसके बाहर मुसल्लह पहरेदार संतरी खड़े थे। मैं बैक वक्त उन दोनों को काबू नहीं कर सकता था। मेरे पास नाखून काटने वाली कैंची तक नहीं थी। मुझ पर इज़्तिरारी कैफियत तारी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के फर्श पर बेचैनी से टहलने लगा। दीवार को उंगली से बजाकर देखा। ये ठोस थी। एयर कंडीशनिंग वाला चौखटा फर्श से 10-12 फुट ऊंचा था। दूसरे वो छोटा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सर धड़ की बाजी लगाने पर तुला हुआ था और मैं कुछ भी कर सकता था। मौत अपने पंजे फैलाए इंतहाई घिनौनी और मकरू शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। ऐसी दहशतनाक मौत का मैंने अपने लिए कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। राहदारी की खामोशी में इंसानी कदमों की चाप सुनाई दी। शायद कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। मैं जल्दी से बिस्तर पर नीम तराज हो गया और सर पलंग की रेलिंग से लगा दिया। मेरी आंखें दरवाजे पर लगी थी। दरवाजा खुला और एक कंपाउंडर किस्म का आदमी लंबा सफेद कोट और सर पर सफेद टोपी जमाए हाथ में दवाइयों वाली ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। बिजली की चमक के साथ एक ख्याल मेरे जहन में लहरा गया। यही शख्स मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर मुझे भयानक मौत से कोई नहीं बचा सकता। मेरी सारी ताकत जैसे सिमट कर मेरे हाथ के पंजों में आ गई। कमरे का दरवाजा ऐसा था कि खुलने के बाद अपने आप बंद हो जाता। उस कंपाउंडर के अंदर आते ही पीछे दरवाजा बंद हो गया था। उसने आते ही ट्रे साइड टेबल पर रखी और मुझे तमीज की आस्तीन ऊपर करने का इशारा किया। मैं उस वक्त एक मुकम्मल कमांडो के रूप में तब्दील हो चुका था। उस कंपाउंडर ने ट्रे में से सिरिंज उठाकर उसमें दवाई भरी और मुझे टीका लगाने के लिए आगे को झुका। बस ये उसकी जिंदगी की आखिरी हरकत थी। एक बिजली सी कौन दी और मैंने उसकी गर्दन को दोनों हाथों के शिकंजे में दबोच कर बिस्तर पर गिरा लिया। पहली बात तो यह थी कि मुझे उसे हलाक करने में देर नहीं लगानी थी। दूसरी बात यह थी कि किसी किस्म की आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए थी। दोनों बातों पर मैंने इंतहाई महारत से काम किया। 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बदनसीब की गर्दन का मनका टूट चुका था और वह मेरी गोद में मुर्दा पड़ा था। मैं लपक कर बिस्तर से उठा। उसका सफेद लंबा कोट उतार कर पहना, फिर उसकी सफेद टोपी अपने सर पर जमाई, उसके सफेद बूट तेजी से पहने। इस काम में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड मजीद लग गए थे। फिर मैंने उसकी लाश उठाकर पलंग पर डाली और उसे सफेद चादर से ढक दिया। ये मरहला आसानी से इसलिए तय हो गया कि वहां मेरी कमांडो कार्रवाई में मुजाहमत करने वाला कोई नहीं था। असल मरहला अब शुरू होने वाला था।
जब मुझे कंपाउंडर के कपड़ों में बाहर निकलना था। एक बात मुझे मालूम थी कि राहदारी में रोशनी नहीं थी। ये नीम अंधेरा और मेरी किस्मत ही मेरा साथ दे सकती थी। मैंने साइड टेबल पर से ट्रे उठाई और धुरकते हुए दिल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस वक्त मुझे वाकई यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं पुल सिरात पर से गुजरने वाला हूँ। मेरी शेव जरा बढ़ाई थी, मुंडा हुआ सर पूरे का पूरा मैंने सफेद टोपी में छुपा लिया था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए जैसे अपने आप रुक गया। दिल की तेज धड़कन को आहनी अज़्म से काम लेते हुए मामूल पर लाया और फिर खुदा का नाम लेकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं जरा सा खांसता हुआ सर को नीचे किए हुए मुंह के आगे एक हाथ रखे तेज तेज मगर इंतहाई मोहतात कदमों से चलता मुसल्लाह पहरेदार के करीब से होकर गुजर गया। ये लम्हा कयामत का लम्हा था। उनके करीब से गुजरते हुए मुझे मुसल्लाह पहरेदारों के सांस की आवाज भी सुनाई थी। पीछे से किसी भी वक्त हॉल्ट की आवाज आ सकती थी और मुझे एकदम सरपट भागना था और फिर स्टेन गन की एक बाढ़ ने मेरे जिस्म को छलनी कर देना था। एक माहिर कमांडो होते हुए भी उस वक्त मेरे कदम खौफ के मारे एक एक मन भारी हो गए थे। रहदारी नीम तारीख थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। सामने से वही डॉक्टर मुझे मिल सकता था, नर्स मिल सकती थी। अस्पताल की इमारत का दरवाजा कोई 20 कदम के फासले पर था। मुझे उसी दरवाजे से अंदर लाया गया था। ये 20 कदम मेरे लिए 20 मील की मुसाफत बन गए। यूं महसूस हुआ जैसे मैं न जाने कब से इस राहदारी में से गुजर रहा हूँ। दरवाजा आने का नाम नहीं ले रहा। मेरे कान सनसना रहे थे। पीछे से किसी वक्त हॉल्ट या स्टेन गन की तरह सुनाई दे सकती थी। सामने से एक ठिगने कद की नर्स चली आ रही थी। जो मेरी नर्स नहीं थी, फिर भी वो मुझे पहचान सकती थी। मैंने गैर शौरी तौर पर खांसते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। नर्स मेरे करीब से गुजर गई। शायद वो मैट्रन थी और रात के राउंड पर थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं अपनी जगह पर पत्थर का बुत बना खड़ा हूं और मेरी टांगें चल रही हैं। बाएं जानिब दरवाजा नजर आया। मैं उसकी तरफ घूम गया। चमकीले फर्श वाली लॉबी खाली थी। छत पर लगी ट्यूबलाइट के चौखटों में से सिर्फ 2 चौखटे रोशन थे। ख्याल आया कि मुझे अस्पताल से बाहर जाते किसी ने देख लिया तो वो जरूर आकर पूछेगा कि मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ। हजारहा किस्म के वसवसे दिल में पैदा हो रहे थे। अपने कमरे से लॉबी के दरवाजे तक आने में मुझे 7-8 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे होंगे, लेकिन ये महसूस हो रहा था जैसे मैं सैकड़ों किलोमीटर की मुसाफत तय करके वहां तक पहुंचा हूं। मैं लॉबी में आकर एकदम दीवार की तरफ हो गया। पहरेदारों की फायरिंग से बचकर निकल आया था। मैं उनकी रेंज से बाहर था मगर इंतहाई खतरे के जोन से बाहर नहीं था। अस्पताल के पोर्च में एक बावर्दी पहरेदार हाथ में छोटा सा डंडा लिए टहल रहा था। मेरी तवज्जो अस्पताल की इमारत के पहलू में बाग की झाड़ियों की तरफ थी जहां अंधेरा था। कुछ फासले पर पार्किंग शेड में 3-4 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मैं बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ कदम उठाता हुआ जिस तरफ झाड़ियां और अंधेरा था उस तरफ चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि मुझे उतर जाते देखकर पहरेदार और उसकी नजरें मेरा ताकुब करने लगी। मैं अभी झाड़ियों के पास नहीं पहुंचा था कि पीछे से आवाज आई, मिस्टर जरा रुकना। ये जुमला जाहिर है उसने इब्रानी जबान में अदा किया था। मेरा खून एकदम जैसे जमकर रह गया। उसे भी ठिकाने लगाने का फैसला किया और उसकी तरफ चेहरा घुमाया। पहरेदार की छोटी छोटी शाह मूछें थीं और वो एक खूबसूरत नौजवान था जिसने पहरेदारों वाली नीली वर्दी पहन रखी थी। मेरे करीब आकर बोला, दोस्त मैं यहाँ नया नया आया हूँ। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, तो मुझे कोई ऐसी गोली ला दो जिसके खाने से मुझे नींद आ जाए। मैंने इत्मीनान का सांस भरा और कहा, मैं सामने एम्बुलेंस में ये फर्स्ट एड की दवाइयाँ रखा हूँ, वापस आकर तुम्हें गोलियां ला दूंगा। उसने बड़े अखलाक से मेरा शुक्रिया अदा किया और उस अस्पताल के बारे में पूछने लगा कि यहाँ तनख्वाह हफ्ते के बाद मिलती है या 15 दिन के बाद, और ये कि यहाँ कितनी नर्सें रात को ड्यूटी पर होती हैं। मैंने लॉबी की तरफ देखा। अभी तक मेरे फरार का राज फाश नहीं हुआ था, लेकिन ये बम किसी वक्त भी फट सकता था। मैंने पहरेदार से कहा, मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने तेज तेज कदमों से एम्बुलेंस की तरफ चलने लगा। अब मुझे कम से कम पहरेदार की तरफ से इत्मीनान था कि ये मुझे एम्बुलेंस की तरफ जाते देखकर कुछ नहीं कहेगा। पार्किंग शेड में जाते ही मैं एम्बुलेंस की ओट में हो गया। मुझे अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैं दुश्मन की तबाहकुन फायरिंग की जद में था। फायरिंग किसी वक्त भी शुरू होकर मेरे जिस्म छल्ली कर सकती थी। मैंने ट्रे जमीन पर रख दी। एम्बुलेंस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। उसके सारे दरवाजे लॉक थे। करीब खड़ी एक कार का दरवाजा खींचा, वो भी लॉक था। गाड़ियों की ओट में झुककर मैंने तमाम गाड़ियों की जल्दी जल्दी चेकिंग की। किसी भी गाड़ी का दरवाजा खुला नहीं था। मैंने दौड़ लगाने का फैसला कर लिया। जल्दी से कंपाउंडर का सफेद कोट और सफेद टोपी उतार कर अंधेरे में एक तरफ फेंकी। अब मैं अस्पताल के धारीदार कमीज पाजामे में था और पाँव में फ्लैट बूट थे। मैं पार्किंग शेड के पीछे से होकर भागने ही लगा था कि एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं गाड़ी के पीछे बैठ गया। एक आदमी मोटरसाइकिल पर नमूदार हुआ और उसने पार्किंग शेड में आकर मोटरसाइकिल खड़ी की और पीछे रखा थैला उठाकर अस्पताल की तरफ बढ़ा। मैंने देख लिया था कि उसने इंजन बंद करके ताला नहीं लगाया था।
जब वो तेज तेज कदमों से लॉबी में से गुजर गया तो मैं लपक कर उसकी मोटरसाइकिल की तरफ गया, उस पर बैठा और उसे स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में चलाता अस्पताल के पोर्च से गुजरकर तूफान मेल की तरह सड़क पर आ गया। अब मुझे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं उसी सड़क पर मोटरसाइकिल भगाए लिए जा रहा था जिस पर मैं अपने पसाब डॉक्टर और मुसल्ला गार्ड्स की हिरासत में यहाँ लाया गया था। तीसरे गियर में लाकर मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया और मोटरसाइकिल अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। ये सड़क हमवार थी, बिजली के खंभे मेरे करीब से होकर पीछे गुजरते जा रहे थे।